ट्रॉन एरेस मूवी की शुरुआत में हमें 1982 वाली ट्रॉन मूवी का केविन का एक पुराना वीडियो दिखाया जाता है। उस वीडियो में केविन कहता है कि गेम की दुनिया बिल्कुल अलग है, वहाँ प्रोग्राम से बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बनाई जा सकती हैं और कुछ ही सालों में लोग गेम वर्ल्ड में जाके सब कुछ एक्सपीरियंस कर पाएंगे और फिर कुछ और सालों के बाद गेम वर्ल्ड की चीज़ें हमारी दुनिया में भी लाई जा सकेंगी। फिर पता चलता है कि उस टाइम के आसपास केविन गायब हो गया था। उसने और एड डिलिंगर ने मिलकर 2 गेम्स बनाई थी, ट्रॉन और स्पेस पैरानॉइड्स, लेकिन उन गेम्स को कंपनी के मालिक अलग होने की वजह से अलग कर दिया गया। केविन की कंपनी एनकॉम को अब ईव और उसकी बहन टेस चला रही थी, जो केविन की बेटी थी। केविन का बेटा सैम ने वो कंपनी छोड़ दी थी। ये सब 2010 वाली ट्रॉन लेगेसी मूवी में दिखाया गया था। अब दूसरी तरफ एड की कंपनी का कंट्रोल उसके पोते जूलियन के हाथ में आ गया। जूलियन बहुत ही स्मार्ट था। एनकॉम और डिलिंगर दोनों कंपनीज की टक्कर अब रियल वर्ल्ड में भी बढ़ रही थी। साथ ही एआई का यूज़ करके वो लोग दुनिया को बेहतर बनाना चाहते थे। फिर जूलियन नज़र आता है। उसने अपने कोड से अपनी दुनिया यानी ग्रिड के अंदर एक खास प्रोग्राम बनाया। उस कोड से उसने एक सोल्जर क्रिएट किया और उसका नाम एरिस रखा। जूलियन ने एरिस को हज़ारों दूसरे सोल्जर्स के साथ लड़ने और ट्रेन करने के लिए बनाया ताकि एरिस सबसे बेस्ट बन जाए। अगर एरिस मर भी जाता तो गेम के रूल्स के हिसाब से उसे फिर से जिंदा कर दिया जाता। ये गेम वर्ल्ड में आम बात थी। अब एरिस को उसका डिस्क मिल जाता है, जिससे पता चलता है कि वो डिलिंगर कंपनी से जुड़ा हुआ है। जब एरिस पूरी तरह ट्रेन हो जाता है तो जूलियन उसे कोड के थ्रू बात करने लगता है। जूलियन बताता है कि उसने एरिस को कैसे ट्रेन किया और वो उसकी दुनिया का बॉस है। एरिस जूलियन से वफादारी की कसम खा लेता है। वहीं अलास्का में हमें ईव नजर आती है। वो चुपके से एक खाली जगह पर जाती है जहां बहुत सारे कंप्यूटर्स पड़े होते हैं। ईव देखकर समझती है कि बहुत सारी चीजें उसकी बहन टेस से जुड़ी हैं। टेस यहाँ अपनी कंपनी के कोर्स पर काम करती थी। टेस के मरने के बाद एनकॉम की जिम्मेदारी ईव को मिली। टेस की मौत के बाद अब सारी जिम्मेदारी ईव पर आ जाती है। ईव के साथ उसका असिस्टेंट अजय सिंह भी होता है। ईव अपने पिता केविन के पुराने गेम ड्राइव्स के कोड एक्टिवेट करके चेक करती है। दूसरी तरफ जूलियन अपने शेयर होल्डर से मिलता है और सबको बताता है कि उसने गेम वर्ल्ड से कुछ भी रियल वर्ल्ड में लाने वाली टेक्नोलॉजी ढूंढ ली है। फिर जूलियन अपनी लेजर मशीन्स ऑन करता है और उसकी दुनिया का एक बड़ा सा डिवाइस यहाँ आता है। असल में वो गेम वर्ल्ड की एक फ्यूचरिस्टिक गाड़ी होती है जो एडवांस हथियारों से भरी होती है। साथ में जूलियन एरिस को भी बाहर लाता है। एरिस एक एआई सोल्जर है जो गेम में बना था। एरिस सबको स्कैन करता है और इंसानों को डेटा से पहचान लेता है। जूलियन कहता है कि एरिस बेस्ट सोल्जर है, उसे खाना पीना नहीं चाहिए, वो हर स्टाइल में लड़ सकता है और अगर वो मर भी जाए तो उसे वापस जिंदा किया जा सकता है। वहाँ एरिस को कुछ अजीब लगता है। उसने देखा कि बाहर बारिश हो रही है, जबकि उसकी दुनिया में कभी बारिश नहीं होती ही नहीं, और यही चीज़ आगे मूवी के क्लाइमैक्स में इम्पोर्टेंट होगी। एरिस वहाँ सबसे बात कर रहा होता है। अब इन्वेस्टर्स एरिस को देख के बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को जल्दी ख़त्म करो ताकि ये एआई सोल्जर्स मिलिट्री में यूज़ किए जा सकें। जूलियन प्रॉमिस करता है कि वो कुछ महीनों में सब कंप्लीट कर देगा। अब थोड़ी देर बाद सब लोग चले जाते हैं। एरिस बाहर खड़ा होता है और जूलियन उसे देख रहा होता है। जूलियन की माँ डैनी यानी कि एड की बेटी भी वहाँ होती है। वो कहती है कि जूलियन ने इन्वेस्टर्स को सब सच नहीं बताया और उसे लगता है कि ये आइडिया इतना अच्छा नहीं है। एरिस डैनी से कहता है, मैम आपसे मिलकर अच्छा लगा, और उसके तुरंत बाद एरिस गायब हो जाता है। पीछे जो फ्यूचरिस्टिक गाड़ियाँ लाई जाती हैं गेम वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में, वो भी ख़त्म हो जाती हैं क्योंकि जूलियन का कोड अभी तक सिर्फ 29 मिनट तक की ग्रिड की चीज़ों को रियल वर्ल्ड में जिंदा रख सकता था। जूलियन कहता है कि वो जल्दी परमानेंट कोड बना लेगा। अब डैनी फिर से कहती है कि तुम चाहे कुछ भी बना लो, मैं नहीं मानती कि ग्रिड की चीज़ों को रियल वर्ल्ड में लाना सही होगा। ये चीज़ें इंसानियत को नुकसान पहुंचा सकती हैं और ये कोड लोगों को समझ नहीं सकता। तब जूलियन जवाब देता है कि हमें ये तभी पता चलेगा जब हम प्रोग्राम्स को रियल वर्ल्ड में लाएंगे। अब एरिस अपनी दुनिया यानी कि ग्रिड में वापस जिंदा हो जाता है। इधर ईव अपने दादा केविन का पुराना गेम कोड चेक कर रही होती है जो 1982 वाली गेम्स का कोड था। ईव उस कोड की सारी खामियां ठीक कर देती है जैसे 2010 में सैम ने किया था। इसी बीच ईव को एक डीएनए वाला कोड मिलता है जो किसी भी गेम वर्ल्ड की चीज़ को परमानेंटली रियल वर्ल्ड में ला सकता है। ईव को समझ आ जाता है कि ये बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी और वो इसको टेस्ट करना चाहती है। अब ईव बाहर आती है और लेज़र का यूज़ करके ग्रिड से एक पेड़ यानी कि ट्री रियल वर्ल्ड में बना लेती है। अब वो देखना चाहती थी कि क्या ये पेड़ जूलियन की टेक्नोलॉजी की तरह सिर्फ 29 मिनट तक ही रहेगा या फिर हमेशा के लिए ज़िंदा रह सकता है। इस पेड़ पर जो फ्रूट्स थे वो मॉडिफाइड फ्रूट्स थे जो इंसानियत की मदद कर सकते थे और ईव ये सब कुछ गेम वर्ल्ड में ऑलरेडी बना चुकी थी। दूसरी तरफ ग्रिड में एरिस को अथीना नाम की असिस्टेंट और एक टीम दे दी जाती है। एरिस अथीना को बताता है कि रियल दुनिया का एक्सपीरियंस कितना अमेजिंग था।
इधर ईव और अजय सिंह नोटिस करते हैं कि पेड़ 29 मिनट से ज़्यादा सर्वाइव कर रहा है, मतलब वो परमानेंट हो गया है और ये सब केविन के बनाए हुए कोड की वजह से हुआ है। दूसरी तरफ जूलियन एनकॉम को हैक करना शुरू कर देता है। डैनी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन जूलियन को लगता है कि ईव भी परमानेंट कोड ढूंढ रही होगी, इसलिए वो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हैक करके पता लगाना चाहता है। फिर हमें एनकॉम का ग्रिड दिखाई देता है जो कि पूरी ब्लू कलर की दुनिया होती है और वहाँ पे एक बड़ा सर्वर रूम होता है। अब एरिस अपनी टीम के साथ कोड की दुनिया चुराने के लिए ग्रिड में घुस जाता है और वहाँ पर उसका सामना होता है एनकॉम के प्रोग्राम से। एरिस की टीम सब गार्ड्स को हरा देती है और मेमोरी रूम में घुस जाती है जहाँ पूरी दुनिया का कोड रखा था। एरिस उस कोड के अंदर जाके ईव की जानकारी हैक करने लगता है। वो ईव का हर वीडियो देखता है और ईव कहीं ना कहीं उसे पसंद भी आने लगती है। धीरे धीरे एरिस को ईव से प्यार हो जाता है। जूलियन भी कोड के थ्रू समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। अब एरिस वापस बाहर आ जाता है और जूलियन इस बात से खुश होता है, लेकिन जब एरिस की टीम भाग रही होती है तब एनकॉम के सोल्जर्स आते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। एरिस सबको मार रहा होता है और अपनी टीम को बचाने जाता है जब एक साथी घायल हो जाता है। जूलियन को ये पसंद नहीं आता और वो कोड के जरिए लेज़र अटैक करता है, जिसमें एरिस और उसकी टीम भी ग्रिड के कोड के साथ डिस्ट्रॉय हो जाती है। दूसरी तरफ ईव के साथ सेथ फ्लोरेस गेम के नए अपडेट के बारे में बात कर रहा होता है, लेकिन गेम का सर्वर क्रैश हो जाता है। सेथ फ्लोरेस वहां अकेला रह जाता है। फिर एरिस को जूलियन ने जिंदा कर दिया होता है और दोनों कोड के बारे में बात कर रहे थे। एरिस को बुरा लगता है क्योंकि उसके दोस्तों में सिर्फ अथीना को वापस जिंदा किया जाता है, बाकी सबको फॉर्मेट करके सोल्जर्स बना दिया जाता है। जूलियन कहता है सिर्फ तुम दोनों इंपॉर्टेंट हो, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है और एरिस को उसकी बात माननी पड़ती है। फिर सेथ फ्लोरेस ईव को कॉल करके सर्वर की प्रॉब्लम के बारे में बताता है। ईव कहती है मैं न्यूयॉर्क वापस आ रही हूँ क्योंकि मैंने गेम वर्ल्ड से कोई भी चीज़ परमानेंट लाने का कोड ढूंढ लिया है। हमारा पेड़ अभी 4 घंटे से जिंदा है। तब सेथ फ्लोरेस कहता है अगर तुम्हें पता है तो जूलियन को भी पता होगा क्योंकि उसने सर्वर हैक किया है, तुम संभल के रहना। ईव कहती है मेरे पास कोड है और मैं उसे संभाल कर रखूंगी। वहीं दूसरी तरफ एरिस ईव के हर वीडियो को चेक करता है और उसे और ज़्यादा ईव से प्यार हो जाता है। फिर पता चलता है कि टेस कैंसर से मर गई थी और ईव का दिल टूट चुका था। ये एरिस भी समझ जाता है। फिर एरिस को पता चलता है कि ईव का पेड़ रियल वर्ल्ड में 4 घंटे तक जिंदा रहा। जूलियन भी ये सब कुछ देख रहा होता है। तब ईव और अजय सिंह एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। दोनों कोड वाले ड्राइव को अपने पास रखते हैं और ईव अपने बाइक लेकर वहां से निकल जाती है। तब तक जूलियन ने गेम की दुनिया से एरिस को और अथीना को बुलाया था, साथ ही इस बार वो अपनी सुपर बाइक्स भी लाए थे। उनके पास सिर्फ 29 मिनट्स का टाइम था और उन्हें ईव को ढूंढना था। दोनों आगे बढ़ते हैं और पूरी दुनिया के कैमरास हैक करके ईव को ढूंढने निकलते हैं। अब थोड़ी देर बाद वो लोग ईव को ढूंढ लेते हैं और ईव उन्हें देखकर समझ जाती है कि गड़बड़ हो रही है और पीछे पुलिस भी आ रही होती है। अथीना और एरिस दोनों लेज़र यूज़ करते हैं और पुलिस की कार के 2 टुकड़े कर देते हैं। फिर ईव का पीछा करते करते अथीना एक पार्किंग लॉट में पहुंचती है जहां पर ईव उसे चकमा देकर उसे नीचे गिरा देती है और ईव अथीना की बाइक लेकर वहां से निकल जाती है। एरिस उनका पीछा करता है और शहर में काफ़ी तबाही मच जाती है। इसी बीच एरिस एक बच्चे को बचाने के लिए ईव को आगे जाने देता है क्योंकि उसका दिल अच्छा था। फिर दोनों डॉक में जाते हैं और बाइक्स टकरा जाती हैं। दोनों गिर पड़ते हैं। फिर ईव ड्राइव के 2 टुकड़े करके पानी में फेंक देती है और उसे बर्बाद कर देती है। एरिस ईव के पास आता है। ईव पूछती है तुम कौन हो? एरिस कहता है मैं गेम का मास्टर हूँ और मुझे तुमसे परमानेंट कोड चाहिए। ईव कहती है वो तो बर्बाद हो चुका है। तब एरिस के 29 मिनट्स खत्म होने वाले होते हैं और वो तड़प रहा होता है। फिर जूलियन ईव पर एक स्पेशल गन से अटैक करता है और ईव समझ जाती है कि एरिस गेम की दुनिया से बाहर आया था। एरिस वहां बर्बाद हो जाता है। जूलियन की गन से ईव पर भी अटैक होता है और उसके सेल्स बाइनरी कोड में बदल जाते हैं। फिर ईव और एरिस दोनों को वापस गेम की दुनिया में भेज दिया जाता है। वहीं जूलियन की मां डैनी न्यूज़ में तबाही देखकर बहुत गुस्सा होती है, लेकिन जूलियन कहता है अच्छी चीज़ पाने के लिए कभी कभी बलिदान देना पड़ता है। डैनी कहती है मुझे लगा था तुम कंपनी को बेहतर बनाओगे, पर अब लगता है तुम कंपनी को तबाह कर दोगे। इतने में एरिस आता है और ईव की रिंग देखता है। वो रिंग तब तैयार हुई थी जब ईव इस नए वर्ल्ड की दुनिया में आई थी और ये ह्यूमंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। फिर एरिस उस रिंग का यूज़ करके ईव को इस दुनिया में वापस जिंदा कर देता है। ईव डिलिंगर के ग्रिड्स देखकर शॉक हो जाती है। एरिस उसे बताता है कि कैसे उसे इस नई दुनिया में लाए हैं और अथीना उससे कोड मांग रही थी। ईव कहती है मैंने कोड डिस्ट्रॉय कर दिया है। तब एरिस कहता है तुम्हें कोड के बारे में थोड़ा बहुत तो याद होगा, हम तुम्हारी मेमोरी में ढूंढ सकते हैं। गार्ड ज़बरदस्ती ईव की मेमोरी से कोड निकालने जाते हैं, पर एरिस उन्हें रोक देता है। फिर एरिस जूलियन से कहता है अगर हम उसकी मेमोरीज को ज़बरदस्ती छेड़ेंगे तो ईव यहीं मर सकती है।
जूलियन कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ कोड चाहिए, अगर वो डिलीट हो जाती है तो हो जाने दो। एरिस कहता है ठीक है। वो ईव के रूम में वापस आता है और सबको बाहर भेज देता है, लेकिन अथीना को लग जाता है कि एरिस पर भरोसा करना गलत होगा। एरिस ईव से कहता है अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि सबको तुम्हें मारने का ऑर्डर मिला है। फिर अथीना सीक्रेटली जूलियन से बात करती है और दोनों को समझ आ जाता है कि एरिस में कुछ गड़बड़ हो गई है। जूलियन ईव से कोड निकालने का काम अथीना को देता है ताकि वो एरिस और ईव दोनों को ख़त्म कर सके। अथीना अपने गार्ड्स के साथ उनके पास आती है और गार्ड्स दोनों को डिलीट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एरिस अपनी डिस्क से वहाँ की टाइल्स को तोड़ देता है, जिससे सब लोग पानी में गिर जाते हैं। एरिस ईव को पकड़ लेता है और दोनों उसकी सुपर बाइक पर निकल जाते हैं। वो दोनों उसकी दुनिया के मेन सोर्स कोड की तरफ जा रहे होते हैं, जिससे वो असली दुनिया में वापस आ सकते हैं। अथीना के 2 गार्ड्स उन्हें रोकने आते हैं, पर एरिस उन्हें धमाके से उड़ा देता है और सोर्स कोड पोर्टल्स के अंदर घुस जाता है। पोर्टल के थ्रू वो ऑटोमेटिकली जूलियन के लैब के लेज़र मशीन से तैयार होकर ईव के साथ बाहर आ जाता है। वहाँ गार्ड्स उन्हें रोकने के लिए आते हैं, पर एरिस सबको मार देता है। एरिस के पास अब सिर्फ 29 मिनट बचे हैं जिंदा रहने के लिए और उसके बाद वो फिर से मिट जाएगा, लेकिन ईव अब परमानेंट जिंदा हो गई है। तब जूलियन आता है और एरिस से कहता है कि शायद ये परमानेंट कोड तुम्हें खुद के लिए चाहिए होगा, तुम्हें मुझे ऐसे धोखा नहीं देना चाहिए था और ये तुम्हारे पास आखिरी 29 मिनट हैं। फिर एरिस ईव को अपने साथ ले जाता है और अब दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब जूलियन को बहुत गुस्सा आता है तो वो अथीना को जिंदा कर देता है और उससे कहता है कि उसे परमानेंट कोड चाहिए। जूलियन ने अथीना को गेम का नया मास्टर बना दिया होता है और उसको सारी स्पेशल पावर्स दे दी होती हैं, जिससे वो एरिस और ईव को वापस उनकी दुनिया में भेज सकती है। अथीना फिर जूलियन के सुपर फास्ट प्लेन को लेकर वहाँ से निकल जाती है। जूलियन वहाँ खुश होता है, लेकिन डैनी ने वार्निंग दी कि अब फिर से उनकी दुनिया में ट्रबल आने वाली है। दूसरी तरफ ईव एरिस से पूछती है तुम्हें ये कोड क्यों चाहिए। एरिस कहता है अगर ये कोड जूलियन के हाथ लग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर ईव पास के स्टोर में जाती है और वहाँ पे फ़ोन पे बात करके वो अपने ऑफिस के टीम मेंबर को ऑफिस बुला लेती है। और दूसरी तरफ वहीं एरिस ने एक कार चुरा ली होती है जो कि काफ़ी सुपर फास्ट होती है और जिससे वो जल्दी उसके ऑफिस तक जा सकते हैं और वो दोनों के दोनों फिर वहाँ से निकल जाते हैं। दोनों तेज़ी से आगे जा रहे थे। एरिस ने ईव के वीडियोस देखे और उन पर बात करना शुरू किया। ईव काफ़ी इम्प्रेस हुई और एरिस को भी पसंद करने लगी। साथ ही वो समझ रही थी कि एरिस जिंदा रहना चाहता है क्योंकि वो उसकी दुनिया का मास्टर था, लेकिन असल में एरिस सिर्फ जूलियन का सर्वेंट था। ईव एरिस से कहती है तुम्हें भी जीने का पूरा हक है। फिर दोनों सेथ के ऑफिस में जाते हैं। वहाँ केविन का भी ऑफिस था जिसमें उनके पुराने गेम्स और कोड्स रखे हुए थे। ईव ने वहाँ केविन का पुराना कोड भी ढूंढा, लेकिन उसने सोचा कि एरिस को गेम के अंदर भेजना चाहिए क्योंकि कोड वहाँ हो सकता है। ईव ने एरिस को कहा कि वो उस दुनिया में जाके कोड ले आए और वापस आ जाए। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे होते हैं, लेकिन अथीना वहाँ आ जाती है और वो देखती है कि एरिस कुछ ही देर में मरने वाला है। अथीना ईव को भी नुकसान पहुंचा सकती थी, इसलिए एरिस अथीना को रोकने आगे बढ़ता है, लेकिन ईव ने लेज़र मशीन से एरिस को केविन के पुराने गेम के ग्रिड में भेज दिया। अथीना बिल्डिंग के अंदर घुसकर सब कुछ तोड़ना शुरू कर देती है और ईव को ग्रिड में भेजने वाली थी, लेकिन फायर सिस्टम के चलते पानी गिरना शुरू हो गया और अथीना का शरीर बाइनरी कोड का था। अथीना ने पानी की बूंदों को फील किया और इतने में उसके 29 मिनट खत्म हो गए और वो वहीं के वहीं डिस्ट्रॉय हो गई और इस तरह ईव एक बार फिर से बच गई। अब दूसरी तरफ एरिस उस गेम के अंदर उठा और वहाँ उसे एक बाइनरी कोड मिला जो उसकी मदद के लिए भेजा गया था। कोड ने एरिस को उसकी दुनिया की बाइक दे दी। अब एरिस बाइक पर बैठकर कोड के साथ आगे बढ़ गया। तब तक अथीना वापस उसकी दुनिया में चली गई। धरती पर होने वाली बर्बादी के लिए जूलियन को भी दोषी बताया जा रहा था। तब उसने देखा कि उसके लेज़र मशीन्स अपने आप काम कर रहे थे और अथीना वापस आ गई थी। तब जूलियन गुस्सा होकर वहां पर आया और अथीना कहती है कि अभी भी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है और फिर उसने अपनी दुनिया का सबसे बड़ा शिप लेज़र से रेडी करना शुरू किया। जूलियन मना कर रहा था और डैनी को भी ये सब कुछ सही नहीं लगा और डैनी ने जूलियन से कंपनी की कमान वापस लेने की बात की और डिसाइड किया कि अब वो लेज़र को बंद कर देगी। जैसे ही वो लेज़र को बंद करने के लिए आगे बढ़ती है, अथीना उसे मार देती है ताकि वो उसके रास्ते में ना आए। जूलियन को भी उसने रोका क्योंकि वो अपना मिशन किसी भी हाल में पूरा करना चाहती थी। अथीना अपनी टीम के साथ आगे बढ़ती है और अपने बड़े शिप के साथ ईव को मारने के लिए आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ एरिस ने देखा कि केविन अभी भी वर्चुअल एआई के रूप में जिंदा था क्योंकि उसके मेमोरी डेटा वहां था। ईव के ऑफिस के बर्बाद होने पर सेथ फ्लोरेस वहां आया और ईव ने उसकी मदद मांगी क्योंकि ईव के पास जूलियन के गेम में जाने की स्पेशल पावर थी। वो गेम के कोड से कनेक्टेड थी,
इस पावर से वो जुलियन के ग्रिड के कोड में वायरस डाल सकती थी और पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकती थी, जिससे अथीना जैसे सोल्जर्स बार बार जिंदा ना हो सकें। तब तक एरिस ने केविन को सब कुछ बता दिया। केविन समझ गया कि एड के पोते ने एरिस को बनाया था। एरिस ने असली दुनिया के एक्सपीरियंस के बारे में बताया और कहा कि उसे गेम की दुनिया से ज़्यादा धरती पर रहना पसंद था और वो परमानेंट कोड से इंसानियत को समझना चाहता था। केविन इम्प्रेस हुआ क्योंकि वो भी हमेशा यही चाहता था। एरिस ने केविन को बताया कि ईव के ऊपर डेंजर है। तब ईव और उसकी टीम ने देखा कि अथीना का शिप ईव को मारने के लिए आ रहा था। ईव बोली, तुम लोग गन को जल्दी यूज़ करो वरना अथीना मशीन से परमानेंट कोड निकाल लेगी। मैं यहाँ से निकल रही हूँ जिससे तुम लोगों को ज़्यादा वक्त मिलेगा। फिर ईव कैमरे के सामने आई जिससे अथीना उसके पीछे आ सके। वहीं एरिस बोला, मैं बाकी कोड से बने सोल्जर से अलग हूँ और ये मुझे समझ नहीं आ रहा। केविन ने कहा, तुम नॉर्मल हो, कोड से बने सोल्जर्स में जान नहीं होती लेकिन वो फील कर सकते हैं और हमने पहले से कोड्स वैसे ही बनाए थे। एरिस बोला, हम लोगों के अंदर फीलिंग भी जाग चुकी हैं। केविन ने कहा, फिर तो तुम्हें इंसान बनना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ ईव बिल्डिंग के नीचे आई और शिप को देखा जो आगे बढ़ रहा था। ईव दूसरी तरफ भागी और मिलिट्री ने शिप पर अटैक किया। अथीना ने लेज़र छोड़कर सभी शिप को बर्बाद करना शुरू कर दिया। उसने हज़ारों सोल्जर्स को छोड़कर पूरे शहर में लेज़र्स बना दिए और उन लेज़र्स के बीच ईव को कैद कर दिया। तब तक शिप पर मिलिट्री के प्लेन्स टकरा गए और नीचे गिर के बर्बाद हो गए। दूसरी तरफ केविन एरिस को लेकर एक पोर्टल के पास गया। वहाँ उसने परमानेंट डीएनए कोड निकाला और बोला, एरिस, तुम इससे परमानेंटली धरती पर इंसान बन जाओगे। केविन ने कोड पोर्टल में डाल दिया और एरिस को रिंग देकर वापस भेजा, जिससे एरिस धरती पर परमानेंटली इंसान बन जाएगा। एरिस अपना डिस्क लेकर पोर्टल से धरती पर आ गया। तब अथीना एक गाड़ी लेकर आगे बढ़ी और ईव को बेहोश देखा। वो बोली, तुम अब कहीं नहीं भाग सकती। वहाँ 2010 और 1982 के केविन के गेम जोन का लेज़र मशीन दिखाया गया, जिससे एरिस को वहाँ से बाहर निकाला गया। अथीना ईव को गाड़ी में ले जा रही थी। तब एरिस सामने आ गया। अथीना ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी लेकिन एरिस ने अपना ब्लू डिस्क निकाला और फेंका, जिससे पूरी कार बर्बाद हो गई। तब सेथ फ्लोरेस और चैपलिन जुलियन के ग्रिड को बर्बाद करने का कोड लिख चुके थे। एरिस ने ईव को देखा, वो खुश हुई और एरिस बोला, तुम्हारे पिता ने तुम्हें हेलो बोला है। अथीना आगे बढ़ी और स्कैन करके समझ गई कि एरिस अब परमानेंटली इंसान बन चुका है। एरिस बोला, तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अथीना बोली, तुम्हारे पास अब सिर्फ एक ज़िंदगी है। फिर अथीना के गार्ड्स एरिस को मारने के लिए आगे बढ़े। तब एरिस ने अथीना और उनके सोल्जर से लड़ना शुरू किया और उनके वेपन से उनको मार दिया। अथीना एरिस को मारने के लिए आगे बढ़ी। दूसरी तरफ सेथ रोलिंस के वायरस कोड की वजह से जुलियन की दुनिया का सोर्स कोड खत्म हो गया। पावर सोर्स बंद होने लगे और पूरी दुनिया शटडाउन होने लगी। अथीना ने एरिस को गिरा दिया और मारने वाली थी। तब ईव ने एरिस को उसका डिस्क दिया, जिससे एरिस अथीना को रोक पाया और दोनों फिर से लड़ने लगे। फिर एरिस ने अथीना को हरा दिया। उनकी दुनिया खत्म होने पर सारे के सारे लेजर्स नीचे गिर के बर्बाद होने लगे। अथीना को ये सब समझ आ गया और एरिस ने उसके घायल होने पर उसको संभाला। तब अथीना ने पूछा, हम हमेशा के लिए क्यों ख़त्म होते हैं? एरिस बोला, मुझे भी नहीं पता, लेकिन हमें जीने का हक है। अथीना तब अपने सोल्जर्स के साथ ख़त्म हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ जुलियन को पकड़ने पुलिस आ रही थी। जुलियन ने कैमरे से देख लिया और वो लोग अंदर घुस गए। तब तक जुलियन अपनी लेज़र मशीन से खुद को ग्रिड में ट्रांसफ़र कर चुका था। पुलिस को वहाँ सिर्फ डैनी की लाश मिलती है। तब एरिस और ईव दोनों लड़ाई के बाद थक चुके होते हैं। एरिस ने ईव से पूछा वो आगे क्या करेगी। तब ईव बोली, मैं अब अपनी कंपनी चलाकर नए एक्सपेरिमेंट्स करने वाली हूँ। एरिस कहता है, मैंने तुम्हारी यादें देखी हैं और मैं ज़िंदगी को समझने के लिए दुनिया देखना चाहता हूँ। फिर ईव ने उसे वहाँ से निकलने को कहा क्योंकि उसे पुलिस को भी संभालना था। फिर ईव अकेली पुलिस के सामने गई और कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया के सामने सारी न्यूज़ आ गई और ईव ने अपनी बहन को याद करते हुए अपनी कंपनी को अच्छे से संभाला। फिर ईव को एरिस का लेटर मिला। एरिस बता रहा था कि वो दूसरे देशों में ट्रैवल कर रहा है और ईव ये सब कुछ जानकर काफ़ी खुश होती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में जुलियन को दिखाया जाता है जो कि अब अपनी गेम वाली दुनिया में फंसा हुआ था और वो दुनिया बर्बाद हो रही थी। जुलियन को वहाँ पर एक स्पेशल और पावरफुल डिस्क भी मिलती है, जिसे जब वो छूता है तो वो डिस्क जुलियन को पूरी तरीके से बदल देती है, जिससे जुलियन को बहुत ज़्यादा पेन होता है। और इसी ट्विस्ट के साथ ट्रोन एरिस मूवी की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।